जब हम टीचिंग या शिक्षण के बारे में सोचते हैं तो ज्यादातर हमारे दिमाग में एक ही तस्वीर आती है। एक टीचर क्लास में बोर्ड के सामने खड़ा है और बच्चों को पढ़ा रहा है। 40 मिनट की क्लास, सवाल जवाब और बस। लेकिन क्या एक टीचर का काम सिर्फ उन 40 मिनटों का ही होता है? आज हमें जो जानकारी मिली है वो इस आम धारणा को पूरी तरह से तोड़ती है। बिल्कुल। वो 40 मिनट तो आप कह सकते हैं कि सिर्फ एक बर्फ की चट्टान का ऊपरी हिस्सा है। असली काम तो उसके नीचे, यानी क्लास से पहले और क्लास के बाद होता है। हमारे स्रोत बताते हैं कि शिक्षण कोई एक घटना नहीं, बल्कि एक पूरी प्रक्रिया है, एक साइकिल है। और इसी प्रक्रिया को समझने के लिए शिक्षा मनोवैज्ञानिक फिलिप जैक्सन ने 1966 में एक बहुत ही दिलचस्प मॉडल दिया था। उन्होंने शिक्षण को 3 चरणों में बांटा: प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव। प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव, पोस्ट एक्टिव। सुनने में तो काफी तकनीकी लग रहा है। चलिए आज इसी को आसान भाषा में समझते हैं। केवीएस, सीटीईटी, डीएसएसएसबी जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए ये समझना बेहद जरूरी है कि एक कामयाब टीचर बनने की रेसिपी आखिर है क्या। तो इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? मेरा अंदाजा है क्लास में घुसने से काफी पहले। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। पहला चरण है पूर्व सक्रिय या प्री एक्टिव फेज। इसे हम योजना का चरण भी कह सकते हैं। ये वो सारा दिमागी काम है जो एक टीचर क्लासरूम का दरवाजा खोलने से पहले करता है। असल में क्लास के अंदर की सफलता 90% इसी चरण पर निर्भर करती है। अच्छा, तो ये सिर्फ लेसन प्लान बनाने जैसा नहीं है, सिर्फ ये लिख लेना कि आज क्या पढ़ाना है। उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इस तैयारी वाले हिस्से में 4 सबसे जरूरी काम होते हैं। पहला तो ये कि टीचर को ये तय करना होता है कि आखिर वो बच्चों को सिखाना क्या चाहता है। इसे औपचारिक भाषा में शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण कहते हैं। इस क्लास के खत्म होने पर बच्चों के व्यवहार में, उनकी समझ में क्या बदलाव आना चाहिए। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ चैप्टर खत्म करना मकसद नहीं है, बल्कि बच्चों में एक खास बदलाव लाना मकसद है। अच्छा, एक बार ये मकसद तय हो गया, फिर क्या? मकसद तय होने के बाद दूसरा कदम आता है, क्या पढ़ाना है, यानी कंटेंट चुनना। मान लीजिए टॉपिक बहुत बड़ा है, तो उसमें से क्या क्या बातें आज बतानी है, कौन सी परिभाषाएं जरूरी हैं, कौन से कॉन्सेप्ट समझाने हैं और बच्चों में कौन सी स्किल डेवलप करनी है, ये सब तय किया जाता है। ठीक है, तो पहले क्यों पढ़ाना है और फिर क्या पढ़ाना है। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है कैसे पढ़ाना है। इसमें 2 चीजें हैं। तीसरी बात है पढ़ाने वाले बिंदुओं को एक सही क्रम में लगाना, जिसे हम कहते हैं विचारों की व्यवस्था। और चौथी और आखिरी बात है पढ़ाने का तरीका चुनना, यानी शिक्षण रणनीति का विकास। क्या मैं लेक्चर दूंगा या बच्चों से कोई एक्टिविटी कराऊंगा, कोई कहानी सुनाऊंगा या कोई वीडियो दिखाऊंगा। वाह, ये तो एक फिल्म डायरेक्टर की तैयारी जैसा है। शूटिंग से पहले सब कुछ पेपर पर तैयार है, कहानी, सीन, डायलॉग, सब कुछ। चलिए इसे किसी असल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक टीचर को क्लास 8 को प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस पढ़ाना है। वो इस प्री एक्टिव फेज में क्या-क्या सोचेगा? बहुत अच्छा उदाहरण है। सबसे पहले टीचर उद्देश्य तय करेगा। बच्चे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को अपने शब्दों में समझा पाएंगे। फिर वो कंटेंट चुनेगा, परिभाषा, प्रक्रिया, इसमें क्लोरोफिल और सूरज की रोशनी का क्या रोल है और इसका महत्व क्या है। फिर वो इसे क्रम में लगाएगा। पहले परिभाषा बताऊंगा, फिर प्रक्रिया समझाऊंगा और आखिर में इसका महत्व। और पढ़ाने का तरीका? हाँ, वो सबसे मजेदार हिस्सा है। वो सोचेगा, मैं प्रक्रिया को समझाने के लिए एक चार्ट या मॉडल का इस्तेमाल करूंगा। बच्चों में अवलोकन का कौशल विकसित करने के लिए एक छोटा सा प्रयोग दिखा सकता हूं और आखिर में उनसे एक पौधा बनाने वाला चित्र बनवाऊंगा। ये पूरी मानसिक कसरत ही प्री एक्टिव फेज है। समझ गए। तो अगर मैं अभी केवीएस या डीएसएसबी की परीक्षा दे रही होती और सवाल आता कि इनमें से कौन सी गतिविधि शिक्षण के प्री एक्टिव फेज का हिस्सा है, और विकल्प होते पढ़ाने के उद्देश्य लिखना और पाठ योजना तैयार करना, तो आप बिना सोचे समझे इन दोनों को चुन लेते, क्योंकि ये दोनों ही योजना बनाने के सबसे मुख्य हिस्से हैं। ये दिखाता है कि परीक्षाओं में थ्योरी को समझना कितना जरूरी है। सीधी सी बात है, जो भी काम क्लास में जाने से पहले हो रहा है वो प्री एक्टिव है। ठीक है, तो योजना तैयार है, डायरेक्टर के पास स्क्रिप्ट है, लेकिन हम सब जानते हैं कि असली चुनौती तब शुरू होती है जब एक्टर्स सेट पर आते हैं। तो जब टीचर असल में क्लास में कदम रखता है, तब क्या होता है? वो दुनिया तो बिल्कुल अलग होगी। बिल्कुल अलग।
और यहीं से शुरू होता है दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण, अंतरसक्रिय या इंटरैक्टिव फेज। फिलिप जैक्सन इसे शिक्षण का दिल मानते हैं। ये वो मंच है जहां योजना को हकीकत में बदला जाता है। ये टीचर और छात्रों के बीच का वो एक जीवंत संवाद है। तो जैसे ही टीचर क्लास में घुसता है, एक्शन शुरू हो जाता है। टीचर सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहला काम जो एक अनुभवी टीचर करता है वो है कक्षा का अवलोकन या साइजिंग अप द क्लास। वो एक नज़र में पूरी क्लास को स्कैन कर लेता है। आज कितने बच्चे आए हैं, किसका मूड कैसा है, कौन शरारत करने के मूड में है और कौन पढ़ने के लिए उत्सुक है। ये कुछ ही सेकंड्स में हो जाता है। इतना सब कुछ, ये तो किसी सुपर पावर जैसा लगता है। क्या इसमें बच्चों को गलत जज करने का खतरा नहीं होता? मतलब किसी बच्चे को शरारती मान लेना जबकि वो शायद सिर्फ थका हुआ हो? बहुत अच्छा सवाल है। और हाँ, इसका खतरा हमेशा रहता है। लेकिन स्रोत बताते हैं कि ये अनुभव के साथ आने वाला एक कौशल है। ये जजमेंट नहीं बल्कि एक तरह का डायग्नोसिस है। और ये इस चरण के दूसरे ऑपरेशन की तरफ ले जाता है, जो है छात्रों का मूल्यांकन या डायग्नोसिस ऑफ द लर्नर्स। टीचर कुछ शुरुआती सवाल पूछता है, जैसे पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, या प्रकाश संश्लेषण के बारे में कोई कुछ जानता है। इससे उसे अंदाजा हो जाता है कि बच्चों का शुरुआती लेवल क्या है। अच्छा, तो पहले माहौल को भांपा, फिर बच्चों की समझ को परखा, इसके बाद तो सीधे पढ़ाना शुरू हो जाता होगा। हाँ, लेकिन पढ़ाना यहाँ एक तरफा नहीं है। ये इस चरण का तीसरा और सबसे अहम हिस्सा है, क्रिया और प्रतिक्रिया, यानी एक्शन एंड रिएक्शन। ये एक डांस की तरह है। हाँ, टीचर पहल करता है, इनिशिएशन, और छात्र प्रतिक्रिया देते हैं, रिस्पॉन्स। इसे किसी उदाहरण से समझा सकते हैं? मान लीजिए टीचर को त्रिभुज या ट्रायंगल के बारे में पढ़ाना है, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का डांस कैसे होगा? बहुत आसानी से टीचर बोर्ड पर एक त्रिभुज बनाता है और पूछता है, बच्चों ये क्या है? ये हुई टीचर की पहल या इनिशिएशन। अब बच्चे जवाब देंगे। कोई कहेगा त्रिकोण, कोई कहेगा ट्रायंगल, शायद कोई कुछ और कहे। ये हुई छात्रों की प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स। और फिर टीचर का रिएक्शन? बिल्कुल, जिन बच्चों ने सही जवाब दिया, टीचर कहेगा शाबाश। इसे हम रीइंफोर्समेंट या सुदृढ़ीकरण कहते हैं, जिससे बच्चे प्रोत्साहित होते हैं। और अगर किसी ने गलत जवाब दिया तो टीचर उसे डांटेगा नहीं बल्कि सुधारेगा। जैसे, हाँ, इसे तिकोना भी कहते हैं और गणित में हम इसे त्रिभुज कहते हैं। ये सवाल जवाब, प्रशंसा और सुधार का सिलसिला पूरी क्लास में चलता रहता है। यही इंटरैक्टिव फेज है। तो ये चरण बहुत ज्यादा गतिशील है। इसमें पहले से बनी योजना को स्थिति के हिसाब से बदलना भी पड़ता होगा। हो सकता है टीचर ने सोचा हो कि वो मॉडल दिखाएगा, लेकिन बच्चों के सवालों से चर्चा किसी और दिशा में चली जाए। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एक अच्छा टीचर अपनी योजना से बंधा नहीं होता, वो लचीला होता है। वह बच्चों की ऊर्जा और समझ के साथ बहता है। इसीलिए परीक्षा के नजरिए से इस चरण के 3 मुख्य शब्द हैं: निदान, डायग्नोसिस, धारणा, परसेप्शन, और क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन। ये तीनों मिलकर ही इस चरण को पूरा करते हैं। ठीक है, तो 40 मिनट की घंटी बज गई, क्लास खत्म हो गई। टीचर ने अपनी तरफ से पढ़ा दिया, बच्चों ने भी जवाब दिए। अब तो टीचर का काम खत्म हो गया होगा, है ना? ये इस कहानी में एक और मोड़ है। एक बहुत जरूरी मोड़ बाकी है। यहीं ज्यादातर लोग शिक्षण को खत्म मान लेते हैं, लेकिन एक महान टीचर का काम यहीं से शुरू होता है। अब आता है तीसरा और अंतिम चरण, उत्तर सक्रिय या पोस्ट एक्टिव फेज। ये मूल्यांकन और आत्मचिंतन का चरण है। मूल्यांकन मतलब टेस्ट या परीक्षा? सिर्फ वो नहीं, ये मूल्यांकन 2 स्तरों पर होता है। पहला, छात्रों का मूल्यांकन। क्लास खत्म होते ही टीचर कुछ छोटे मोटे सवाल पूछता है, ये जानने के लिए कि जो सिखाने का लक्ष्य था वो पूरा हुआ या नहीं। त्रिभुज वाले उदाहरण में टीचर पूछ सकता है, तो बताओ त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? और अगर ज्यादातर बच्चे सही जवाब दें तो मतलब मिशन सफल रहा, और अगर नहीं दे पाए तो? इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे फेल हो गए। इसका मतलब है कि शायद पढ़ाने के तरीके में कोई कमी रह गई। और यहीं से इस चरण का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है, शिक्षक का स्वयं का मूल्यांकन। टीचर खुद से पूछता है, क्या मेरे उद्देश्य पूरे हुए? अगर नहीं तो क्यों? क्या मुझे टॉपिक दोबारा पढ़ाना पड़ेगा? क्या मेरा पढ़ाने का तरीका सही था? क्या मैंने जो त्रिभुज का चित्र बनाया था वो साफ था? क्या क्लास का माहौल सीखने लायक था? ये तो बहुत गहरी आत्म आलोचना है। मतलब ये सिर्फ बच्चों की जांच नहीं, बल्कि खुद के काम की समीक्षा है। मुझे लगता है कि हम सबने अपने जीवन में महसूस किया है, किसी प्रेजेंटेशन या मीटिंग के बाद जब हम सोचते हैं, यार वो वाला पॉइंट ठीक से नहीं समझा पाया, अगली बार कुछ और ट्राई करूंगा। तो ये चरण उसी प्रक्रिया को एक औपचारिक रूप देता है।
आपने इसे बहुत अच्छे से संक्षेप में बताया है। ये आत्मचिंतन का चरण है। इसमें टीचर अगले दिन की योजना के लिए इनपुट इकट्ठा करता है। अगर उसे लगता है कि त्रिभुज का मॉडल ज्यादा प्रभावी होता, तो वो अगले दिन के प्री एक्टिव फेज में उसे शामिल करेगा। तो ये तो एक पूरा चक्र बन गया। पोस्ट एक्टिव फेज का आउटपुट अगले दिन के प्री एक्टिव फेज का इनपुट बन जाता है। योजना बनाओ, उसे लागू करो, नतीजों को देखो और उस सीख से अगली योजना को और बेहतर बनाओ। ये तो कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। इसीलिए शिक्षण को एक गतिशील प्रक्रिया कहते हैं। स्रोत में एक बहुत ही अच्छा सवाल दिया गया है जो इस पूरे चक्र को क्रम में लगाने को कहता है। प्रक्रियाएं हैं डी, उद्देश्यों का निर्धारण, ए, पिछले ज्ञान को वर्तमान से जोड़ना, ई, विषय वस्तु की प्रस्तुति, बी, मूल्यांकन और सी, पुनःशिक्षण। इसका सही क्रम बिल्कुल वही है जिसकी हमने अभी चर्चा की है। तो आज की इस बातचीत से ये तो साफ हो गया कि शिक्षण सिर्फ क्लास में पढ़ाना भर नहीं है। ये एक कला भी है और एक विज्ञान भी। ये एक ऐसी यात्रा है जिसके 3 पड़ाव हैं। पहला, प्री एक्टिव यानी पर्दे के पीछे की तैयारी। दूसरा, इंटरैक्टिव यानी मंच पर असल प्रदर्शन। और तीसरा, पोस्ट एक्टिव यानी शो के बाद का विश्लेषण और अगली बार के लिए सुधार। और सबसे आकर्षक बात यह है कि ये तीनों चरण एक दूसरे से इतनी मजबूती से जुड़े हैं कि आप किसी एक को भी अलग नहीं कर सकते। अच्छी योजना के बिना क्लास में केओस हो जाएगा और अच्छे मूल्यांकन के बिना शिक्षण में कभी सुधार नहीं होगा। एक अच्छा टीचर हमेशा इस चक्र का पालन करता है, चाहे वो ये सब सोच समझ कर करे या ये उसकी आदत में शुमार हो गया हो। बिल्कुल। तो हम आज की चर्चा को एक ऐसे विचार के साथ खत्म करते हैं जो उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं। जरूर। शायद एक टीचर बनने की प्रक्रिया में सबसे बड़ा बदलाव ये है कि आप सवाल पूछने का तरीका बदल देते हैं। आप ये पूछना बंद कर देते हैं कि आज मैंने क्या पढ़ाया, और ये पूछना शुरू कर देते हैं कि आज बच्चों ने क्या सीखा, उनके देखने, सोचने या करने के तरीके में क्या बदलाव आया, और कल मैं इस अनुभव को और बेहतर कैसे बना सकता हूँ। मुझे लगता है ये आत्म सुधार की भूख ही एक सामान्य टीचर और एक महान टीचर के बीच का फर्क तय करती है।